नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बन्ना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। और मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार स्टेट की, जो आगामी 9 से 21 सितंबर के बीच होने वाला है, जिसका एडमिट कार्ड भी आ गया है। आप लोगों को पता चल गया होगा कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, आपके सेंटर कहाँ हैं। हालांकि थोड़ी परेशानी हो रही है, वह दूर दूर सेंटर दे दिया गया है, अलग डिस्ट्रिक्ट में दे दिया गया, डिस्ट्रिक्ट आपको बदल दिया गया है। इस कारण थोड़ा कोरोना काल में परिवहन को लेकर के समस्याएं हो सकती हैं। तो उसको सुनिश्चित करने के लिए आप लोग एक दिन पहले अपने सेंटर को समझ लें और एक दिन पहले वहां पहुंच जाएं, ताकि कोई समस्या ना हो। क्योंकि समस्या होगी, परिवहन के साधन अभी कम मिलेंगे आपको, तो एक दिन पहले वहां पहुंच जाना ज़्यादा वह हितकर होगा। जिनका दूर है, खासकर जो महिलाएं हैं, वह है ज़रूर से अपने सेंटर को वह समझ लें और एक दिन पहले वहां अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर लें। तो वह है पढ़ाई को अब और थोड़ा तेज़ हम लोग करते हैं, और वह एग्ज़ाम नज़दीक है 9 से जो शुरू होने वाला है, तो उसको लेकर के हम लगातार 9th और 10th क्लास के हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स की चीज़ें चल रही हैं, सोशल स्टडी की चीज़ें चल रही हैं। तो उसी के अंतर्गत आज है 10th क्लास के एक चैप्टर को लेकर के आया हूँ। 10th क्लास के हिस्ट्री के अंतर्गत यह है पाठ है जो 3 है, इकाई 3 है, और चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। उसको लेकर के आपको आया हूँ। यहाँ हम लोग उसे हिंद चीन में राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह से बढ़ा, किस तरह से उन लोगों पर यूरोपियनों का कब्जा हुआ, फिर किस तरह से वो आज़ाद हुए, लोकतंत्र की बातें आई, इन सारी चीज़ों को यहाँ बताया गया है। हिंद चीन की अगर बात करें तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा, यह हिंद चीन के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 देशों को शामिल किया जाता है। हिंद चीन में 3 देशों को शामिल किया जाता है। डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछते रहता है कि हिंद चीन में किन किन देशों को शामिल किया जाता है। तो उसमें कंबोडिया को शामिल किया जाता है, लाओस को शामिल किया जाता है और वियतनाम को शामिल किया जाता है। तो वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, यह है 3 देशों को इस हिंद चीन में शामिल किया जाता है। क्योंकि इन तीनों देशों पर चीन का और भारत का सांस्कृतिक प्रभुत्व रहा, सांस्कृतिक रूप से यह लोग जुड़े हुए रहे। जहां वियतनाम पर चीनी प्रभुत्व ज़्यादा रहा, चीन का बोलबाला ज़्यादा रहा, वहां का कल्चर ज़्यादा देखा गया। वहीं लाओस और कंबोडिया में भारतीय कल्चर ज़्यादा देखा गया। तो यह इसीलिए हिंद चीन इसे नाम दिया गया है। हालांकि जब औपनिवेशिक काल शुरुआत हुआ तो इस पर फ्रांसीसियों का कब्जा हुआ। फ्रांसीसी इन तीनों पर कब्जा करके अपना प्रभुत्व जमाए हुए रहे। लेकिन बाद में फिर यह 1940 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब फ्रांसीसी लोग जापान से, जर्मनी से हार गए, तो वह है जर्मनी के हारने के बाद यह जर्मनी के साथ एक संधि जापान का था। तो जापानी सेना इन क्षेत्रों में घुस गई, वियतनाम ये सब वाले भागों में घुस गई। तो उसको लेकर के वहाँ के जो यह स्थानीय क्रांतिकारी लोग थे वियतनाम के, वह लोग उसका विरोध करने लगे। और उसी के तहत यहाँ एक तरफ है रसिया आ जाता है साम्यवादी, और एक तरफ पूंजीवादी अमेरिका आ जाता है। और अमेरिका ने ज़्यादा डिस्टर्ब इसे किया, इन क्षेत्रों को ज़्यादा डिस्टर्ब किया। वह है साम्यवादी शासन में न आने देना चाह रहा था, जबकि रसिया, चीन ये सब जो हैं वह अपना प्रभुत्व बनाए रखने को लेकर के वहाँ गृह युद्ध की स्थिति बनी। और यह बहुत ज़्यादा यह लोग झेले हैं। इससे वियतनाम, कंबोडिया, लाओस के लोगों ने इस गृह युद्ध को झेला, बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ा हुई। तो उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ लेकर के आपको बताया गया है। एक शब्द में आपको यह कहानी मैंने आपको समझा दिया। इसी तरह की यह कहानी आगे बढ़ती है, किस तरह से यह है 3 एंगल बनता है। एक तरफ है यह रसिया है, यानी साम्यवादी दल है, तो एक तरफ पूंजीवादी दल हैं जिसमें फ्रांस से लेकर, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन ये सब शामिल हैं। और तीसरा एंगल वहाँ के स्थानीय क्रांतिकारी दल होते हैं। यह है जो लोग आज़ादी की बात कर रहे थे, वह तीनों को लेकर के यह गृह युद्ध बना हुआ रहता है। और फिर अंततः फिर जाकर के समस्या समाप्त होती है, और यह है स्वतंत्र देशों के रूप में आज काम कर रहा है। यही 3 एंगल बन करके यहाँ कहानी शुरुआत होती है। तो उसी की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट यह आपसे यह क्वेश्चन दे भी रहा है या कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय है, तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख हैं या 2.80 लाख किलोमीटर में फैले हुए उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से, जिसमें आज का वियतनाम, लाओस और कंबोडिया क्षेत्र आते हैं। यह है इसकी उत्तरी सीमा म्यांमार से चीन को छूती है, उत्तरी सीमा म्यांमार और चीन को छूती है, जबकि दक्षिण में चीन सागर है और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं। तो यही जो है मुख्य रूप से वियतनाम, लाओस और या कंबोडिया, 3 देशों के नाम आपको याद रखने हैं। यहीं से क्वेश्चन आपको निकल करके क्वेश्चन यहीं से आपको आ जाएगा कि दक्षिण पूर्व एशिया में किन किन देशों को शामिल किया जाता है। तो आगे अगर बढ़ें
तो यह है कुछ लिखता है, प्राचीन काल से ही वियतनाम के तोकिन, यह सब उसका शहर है, तोकिन एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था। दोनों प्रांत कई शताब्दियों तक चीन के करद राज्य थे। वस्तुतः जब चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता है तो इन प्रांतों पर अपना कब्जा कर लेता था, और चीन की केंद्रीय सत्ता जब कमजोर पड़ती थी तो यह लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। यह लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ भाषा लिपि का भी विकास किया। बौद्ध धर्म के साथ साथ कन्फ्यूशियस के दर्शन का भी पूरा प्रभाव इन क्षेत्रों पर था। यह अलग अलग भागों में अलग अलग समय में, जैसे तीसरी शताब्दी में सी हुआंग टी का यहाँ प्रभुत्व रहा। उसके बाद हान वंशीय राजा आए, वह बुती ने पुनः इन क्षेत्रों पर कब्जा किया। फिर 15वीं शताब्दी में मिंग वंशी सम्राट के युंगली ने अधिकार किया। 19वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मंचू शासन के अधीन आ गया था। तो यह है क्षेत्रों में अलग अलग है, समय में अलग अलग शासकों शासन रहा है। तो यह 19वीं शताब्दी में मंचू शासन के अंतर्गत था, यह आप याद रख सकते हैं। कभी 15वीं शताब्दी में मिंग वंशी सम्राट है युंगली के अधिकार में यह क्षेत्र रहा है, यह आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ हम आपको मुख्य जो क्वेश्चन यहाँ से निकल कर के आ सकते हैं उसी को हम आपको बताते चलेंगे। आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे क्योंकि समय थोड़ा कम है। यह अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया में जो है अंकोर वाट का मंदिर है, यह दिखाया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बीबीआई पूछा जा सकता है। यह है हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ रहा, जो भारत का वहाँ सांस्कृतिक कल्चर विकसित हुआ उसी को लेकर के यहाँ अंकोर वाट का मंदिर बना है कंबोडिया में। यह है आपको बीबीआई याद रखना है। यह लाओस कंबोडिया में भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। 4वीं शताब्दी में कम्बुज राज्य की स्थापना हुई, जहाँ के शासक भारतवंशीय कम्बुज भारतीय संस्कृति के केंद्र बना। और यही आपको पॉइंट याद रखना है। 12वीं शताब्दी में कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया है। तो यही आपको बीबीआई यह याद रखना है। यह क्वेश्चन आपको कई बार पूछा है, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। अंकोर वाट का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा बनवाया गया है। कहाँ बनवाया गया, किस देश में है? तो कंबोडिया में है। यही पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बात करें तो जैसे भारत में यूरोपीय कॉन्टिनेंट के यह कंपनियां आना शुरू होती हैं, उसी तरह से इन क्षेत्रों में भी यह कंपनियां जाना शुरू होती हैं। तो यहाँ फ्रांस का प्रभुत्व रहा। यह फ्रांस देखा कि इधर भारत में उसका ज़्यादा ये नहीं बन पा रहा था, अंग्रेज यहाँ वह पर हावी थे। तो यह फ्रांस से मुख्य रूप से यह है इसे दक्षिण पूर्वी भागों में दक्षिण चीन एशिया में अपना प्रभुत्व जमाया और इस पर कब्जा किया और यहाँ से अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। बाद में वहाँ फिर यह सभी देश धीरे धीरे पहुँचे। तो सबसे पहले यहाँ पुर्तगाली, जैसे भारत में सबसे पहले पुर्तगाली पहुँचे थे, वैसे ही दक्षिण पूर्व एशिया में पुर्तगाली सबसे पहले पहुँचे। 1510 ईस्वी में यह पुर्तगाली मलक्का को व्यापारी केंद्र बनाकर हिंद चीन देशों के साथ व्यापार करना शुरू किया था। उसके बाद स्पेन, डच, इंग्लैंड, फ्रांसीसियों का आगमन हुआ और इन कंपनियों को छोड़कर, फ्रांसीसियों को छोड़कर किसी ने इस भूभाग पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम कराने का प्रयास नहीं किया। फ्रांस शुरू से ही इस दिशा में प्रयासरत रहा और 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुँचे। यह है अलग अलग यह है समय में कुछ भागों, जैसे 1747 में फ्रांस ने अनाम में रुचि लिया। 1787 में कोचीन चीन के शासक के साथ समझौता किया। 19वीं शताब्दी में अनाम कोचीन चीन में फ्रांसीसी पादरियों की गतिविधियां बढ़ी और 1862 में अनाम सैन्य बल पर संधि किया। 1783 में तोंकिंग में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ। इस तरह से आप कह सकते हैं 20वीं शताब्दी तक के संपूर्ण हिंद चीन पर फ्रांस की अधीनता में आ गया था। तो यह याद रखेंगे कि यह है इस पर विदेशियों में वह यूरोपीय कॉन्टिनेंट के देशों में फ्रांस का कब्जा रहा। फ्रांस इन पर अपना उपनिवेश बना लेता है, कब्जा कर लेता है और यहाँ से व्यापार वह करते रहा। तो यह है सारी कहानी, वह फिर वह है यह फ्रांस की दी गई है। अब यह फ्रांस लंबे समय तक इसमें प्रभुत्व जमाए रखने के लिए वहाँ के कल्चर को प्रभावित किया, वहाँ के स्कूलों को बंद किया, वहाँ के बंदरगाहों से व्यापार शुरू किया, वहाँ कुछ यह है कृषि का विकास करवाया। उन सारी चीज़ों की यहाँ कहानी दी गई है। यह है यहाँ जैसे फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ साथ कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध किया। दलदली भूमि, जंगलों आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ाया जाने लगा। 1931 तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया था। रबर बगानों, फर्मों, खानों में मजदूरों को एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। अब यह समझ लेना एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है। तो यह एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। वहाँ मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। उसे कहा जाता था एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, मतलब एक ही तरफ काम कर रहा है। तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था अपने भारत में समझ लीजिएगा बंधुआ मजदूरी की तरह है कि वह मनमाना आपको मजदूरी दिया जाएगा और मालिकों के आपके अधिकार में काम करना है, मालिकों के अंडर में आपको काम करना है।
तो यही चीज़ें वहाँ करते रहा, वहाँ इस शिक्षा को भी प्रभावित किया, वहाँ के कॉलेज सबको वह बंद किया। इसके कारण लोगों का गुस्सा वहाँ बढ़ते चला गया और वह लोग धीरे धीरे विद्रोही होते चले गए। एक पॉइंट आपको याद रखना है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी लोग कोलोन कहे जाते थे। तो यह आपको VVI शब्द याद रखना है। हिंद चीन में बसने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। यह क्वेश्चन निश्चित रूप से आपसे पूछा जा सकता है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी लोगों को क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी, ठीक है, स्कूलों के अंतिम साल की, लेकिन वह है वहाँ के लोगों को शिक्षित करना नहीं चाहता था ताकि वह विरोध न करे। इसके कारण अंतिम साल की परीक्षा में वह स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। यह है को लेकर के लोग धीरे धीरे गुस्सा होते चले गए। या हनोई विश्वविद्यालय जो था उसको बंद कर दिया गया। फ्रांसीसी शोषण की यह पराकाष्ठा थी। तो जैसे आप समझिए कि वह अंग्रेज भारत में अपना संस्कृति थोप रहे थे और भारतीयों को बस एक क्लर्क टाइप पढ़ा रहे थे कि वह मेरा काम कर सके, वही चीज़ें फ्रांसीसी इधर हिंद चीन वाले क्षेत्रों में कर रहे थे। यह एक शब्द में आपको याद रखना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे भारत में यह राष्ट्रीयता की भावना बढ़ने लगी, वह है सो लोगों ने, जो भी बड़े बड़े विद्वान हुए, उन लोगों ने राष्ट्रीयता की भावना हम लोगों में लाई और हम लोग अंग्रेजों का विरोध करने लगे। उसी तरह से उनके अत्याचार से प्रभावित होकर के 1857 की क्रांति हम लोगों ने किया। ठीक उसी तरह से यहाँ के लोगों में भी, हिंद चीन में भी राष्ट्रीयता का विकास होने लगा और वहाँ के वह स्थानीय नेता लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिए। तो उसमें आपको एक नाम यहाँ याद रख लेना है, VVI। जब यह उपनिवेशवाद के समय विद्रोह का सामना प्रारंभिक दिनों में के लोग करने लगे, यहाँ विद्रोह होने लगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में 1903 ईस्वी में फान बोई चाओ ने दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन किया था। अब भारत में आपको हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट स्टेट यह है, जैसे नाम याद करने में आपको आसान हो जाता था। यहाँ थोड़ा सा नाम आपको ध्यान रखना है। तो 1903 में फान बोई चाओ ने दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, जिसके नेता थे कुआंग दे। जिसके नेता कौन थे? कुआंग दे। तो यह एक बड़े नेता थे फान बोई चाओ ने और यह किताब आपको VVI एक बार नहीं 10 बार यह एग्जामों में पूछा गया है। यह है, आप याद रखिएगा। तो यह द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, यह है फान बोई चाओ का किताब का नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ चाइना, हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम में नाम से फान बोई चाओ ने एक किताब लिख करके वहाँ के लोगों को जागरूक किया, हलचल मचा दिया। तो यहाँ से यह है आपको पॉइंट VVI याद रखने हैं। तो आप किताब में ध्यान करते जाएँ कि कहाँ आपको इम्पोर्टेंट हैं, जो क्वेश्चन आपसे बन जा सकते हैं। और साथ ही लोगों में जो वह भावना बढ़ने लगी कि यूरोपियनों को हराया जा सकता है, वह भावना एक आई 1905 में जापान के द्वारा जब रूस को हराया गया, तो यहाँ के लोगों में भी आया कि हम भी वह हरा सकते हैं। यह इसका प्रभाव अपने भारत में भी पड़ता है कि यह यूरोपियन देशों को भी हराया जा सकता है। यह एक बना हुआ था, यूरोपियन देश किसी से हार नहीं सकते हैं। लेकिन एशिया के एक छोटे से देश जापान ने जब रसिया को हरा देता है 1905 में, तो लोगों में जागरूकता बढ़ती है, लोग ज़्यादा गणतंत्र को लेकर के उद्धत होते हैं। तो उसी को लेकर के यह है बताया गया है। तो वहाँ से आपको क्वेश्चन याद रखना है। 1914 में देशभक्तों ने वहाँ वियतनामी राष्ट्रवादी दल का संगठन किया। हालांकि इसे फ्रांसीसी लोग कुचल देते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह है आगे बढ़ते चला जाता है। यहाँ आपको वहाँ के एक सबसे बड़े नेता हो ची मिन को याद रखना है। या हो ची मिन जो है वह है 1917 में, यह इन परिस्थितियों में 1917 में ग्यूगन आई कवोक, यह इनका एक नाम था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हो ची मी का एक अन्य नाम क्या था? तो ग्यूनन आई कवोक था। ने एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। बाद में यही हो ची मी शिक्षा प्राप्त करने साम्यवाद यह है मास्को चले गए। वहाँ से प्रेरित होकर के, साम्यवाद से प्रेरित होकर के वियतनामी क्रांतिकारी दल 1925 में बनाया और फिर 1930 में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट करके वियतनाम कांग सांग नाम दे दिए और एक पार्टी इन्होंने बनाया। तो यह आपको याद रखना है कि हो ची मी ने 1930 में यह वियतनाम कांग सांग देंग नाम से एक जिसका अर्थ होता है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। उसी तरह से जोगियन आई ने अनामी दल नाम की स्थापना की। यह पार्टी पूर्णतः मास्को के कैंटन से प्रभावित थी और आतंकी विचारों वाली पार्टी थी। तो अलग अलग जैसे भारत में यह है क्रांतिकारी दल बनने लगते हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ काम करते, उसी तरह से यहाँ भी कुछ क्रांतिकारी
क्रांतिकारी दल बने और वह फ्रांसीसियों के विरुद्ध काम करना शुरू करना। उसमें बड़ा नाम याद रखिएगा हो ची मिन का। हो ची मिन के द्वारा 1930 में वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। उसे वियतनाम में नाम दिया गया वियतनाम कांग सांग देंग। तो यह पूछा जा सकता है या यह पूछा जा सकता है, यह आपको भी याद रखना है। तो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से यह है कि लंबा यह चैप्टर हो जाता है। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वियतनाम की स्वतंत्रता कैसे हुई, तो 1940 में फ्रांस जर्मनी से हार जाता है। फ्रांस में जर्मन समर्थित सत्ता कायम हो जाती है। अमेरिका और ब्रिटेन चांग काई शेक की सरकार को मदद पहुंचाना चाहते थे, लेकिन एक संधि के तहत जापान को हिंद चीन में फौज भेजने का मौका मिल जाता है। इसका फायदा उठाते हुए जापान ने पहले तोकिन फिर अनाम और अंत पूरे हिंद चीन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लिया। यह हिंद चीन में एक तरह का द्वैत शासन था, जिसमें सत्ता जापानियों के हाथ में थी और प्रशासनिक मुखौटा फ्रांसीसियों का था। चूँकि फ्रांसीसी पहले वहाँ कब्जा थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 में फ्रांस जब हार गया तो वह जर्मनी से हार गया फ्रांस, और जर्मनी का कब्जा हो गया फ्रांस वाले भागों पर। तो इधर एशिया में दोस्त था जर्मनी और जापान यहाँ दोस्त था। तो एक संधि के तहत जापान हिंद चीन में अपनी सेना भेज दिया। तो वहाँ दो तरह की स्थिति बन गई। एक तरफ है जापानी सेना भी है, एक तरफ फ्रांसीसी सेना भी है, और वहाँ स्थानीय क्रांतिकारी लोग भी उभरने लगते हैं और वह द्वंद्व शुरू हो जाता है। यही गृह युद्ध की स्थिति बनती है। उसी को यहाँ मुख्य रूप से बताया गया है। उसको लेकर के तो यह है क्या हो गया कि द्वैत शासन स्थिति हो गई। सत्ता जापानियों के हाथ में थी और प्रशासनिक मुखौटा फ्रांसीसियों का था। इसके फलस्वरूप वियतनाम के गुप्त क्रांतिकारियों के द्वारा भी इसका फायदा उठाया जाता है और इन दोनों के विरुद्ध काम किया जाता है, इन दोनों को भगाने का काम किया जाता है। यह जापानी और फ्रांसीसी जो हैं दोनों के विरुद्ध कार्रवाई करने लगते हैं। फ्रांसीसी दमन के बावजूद साम्यवादी दल बचा हुआ रहा। लोगों का सामूहिक जुड़ाव इस तरफ से बढ़ रहा था। हो ची मिन्ह के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कर पीड़ित किसानों, आतंकी व्यापारियों, बुद्धिजीवियों सभी को शामिल कर छापामार युद्ध की स्थापना करते हैं, शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन समस्या क्या हो जाती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह है इधर है 1944 में फ्रांस जर्मनी के आधिपत्य से निकल गया। जापान पर अमेरिकी परमाणु आक्रमण के पश्चात पोर्टर्स की घोषणा के तहत जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस स्थिति में जापान की सेना वियतनाम से निकलने लगी और फ्रांस के पास इतनी शक्ति नहीं बची कि वह खुद हिंद चीन में स्थापित कर सके। इसका लाभ उठाते हुए वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने वियत मिन्ह के नेतृत्व में लोकतंत्रीय गणराज्य की स्थापना की 2 सितंबर 1945 को। यह है और वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। सरकार का प्रधान हो ची मिन्ह बनाए गए, लेकिन फिर वहाँ के स्थानीय लोग आपस में भिड़ जाते हैं और गृह युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ऐसे यह 2 सितंबर 1945 को यह अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। फिर आगे बता रहा है हिंद चीन अनेक राज्यों में विभक्त था। जापानी सेना हिंद चीन से निकल रही थी। कंबोडिया, लाओस, अन्नाम में पुनः प्राचीन राजवंशों को प्रतिष्ठा मिली। इसी क्रम में अन्नाम का शासक बाओदाई बना, परंतु इन शासकों का साम्यवादी राष्ट्रवादियों के विरुद्ध टिकना कठिन था। इन लोगों के बीच लड़ाई होने लगता है। तो बादोई 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ करके वियतनाम गणराज्य बन गया और वह छोड़ करके इंग्लैंड चला जाता है। लेकिन एक बार फिर से यह फ्रांस चाहता है कि इन क्षेत्रों पर अपना पुनः से यह कब्जा यह कर। फ्रांस भी हिंद चीन में अपने डूबे हुए साम्राज्य को बचाना चाहता था। उसने नई औपनिवेशिक तंत्र की योजना बनाई, जिसके तहत उसने घोषणा किया कि यह हमारे अंडर में यह काम करेगा। राष्ट्रीय मंडल की तरह घोषणा किया। यह है 3 घोषणा किया। फ्रांस को औपनिवेशिक योजना बनाई कि फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन में बदल दिया जाएगा, जिसमें सभी अधीनस्थ उपनिवेश होंगे। हिंद चीन इस फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित अंग होगा। हिंद चीन के संरक्षित राज्यों को चीन को मिला करके एक संघ बनाया जाएगा। हिंद चीन संघ के विदेश नीतियों और सैन्य प्रभाव पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। लेकिन इसका विरोध होने लगता है वहाँ और फिर से गृह युद्ध होने लगता है, जिसमें यह है आपको याद रखना है, जिसमें अमेरिका भी कूद पड़ता है और यह है एक बड़ा युद्ध वहाँ होता है, एक बड़ा गृह युद्ध होता है जिसको दिखाया गया है। अमेरिकी हस्तक्षेप होता है, चूँकि वह है रसिया को नहीं आने देना चाह रहा था उन क्षेत्रों में।
तो उसको लेकर के 3 गुट बनता है। वहाँ कुछ है या धार्मिक क्रांतिकारी या गुट भी बनता है। उसमें एक नाम आपको याद रखना है, होआ होआ। होआ होआ क्या था? एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो यह है ये इस आंदोलन की शुरुआत करता है, जिसके नेता हुइसो फूसो था। क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे जिसमें आत्मदाह तक के भी शामिल होता था। तो यह होआ होआ क्या था? तो बौद्धिक धार्मिक एक क्रांतिकारी आंदोलन था। यही बस क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है। इस तरह से यह है लाओस में भी वह हैं, इसी तरह से वह आंदोलन शुरू होते हैं और उधर कंबोडिया में भी उसी तरह से आंदोलन शुरू होते हैं, जिसको लेकर के बहुत ज़बरदस्त गृहयुद्ध शुरू होता है। कंबोडिया की अगर बात करें तो कंबोडिया में 1954 में स्वतंत्रता राज्य बनने के बाद कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार किया गया और वहां नरोत्तम सिहानू को शासक बनाया गया। नरोत्तम सिहानू को 1954 से ही कंबोडिया को गुटनिरपेक्षता और तटस्थता की नीति पर चलाना शुरू कर दिया था। इसको लेकर के अमेरिका इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव चाहता था, इसी कारण उसने सिहानूक से चिढ़ा हुआ था और थाईलैंड को उसका कर कंबोडिया को तंग करवा रहा था। अमेरिका के कूटनीतिक चाल के कारण 1963 में सिहानूक ने उससे भी किसी तरह से मदद लेने से इनकार कर दिया। यह बात अमेरिका के लिए अपमानजनक हुई और कंबोडिया में भी हस्तक्षेप किया। यहाँ भी गृहयुद्ध की स्थिति अमेरिका ला देता है। और यह देखिए यहाँ 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया सीमा क्षेत्र में जहर की वर्षा हवाई जहाज़ से करवा दी, जिसमें लगभग 40,000 एकड़ भूमि की रबर की फसल नष्ट हो जाती है। तब सिहानूक ने मुआवजे की मांग की, अमेरिका से की और रूस की ओर झुकाव दिखाते हुए पूर्वी जर्मनी से राजनीतिक संबंध बनाने शुरू कर दिए। यानी कि यहाँ भी वह त्रिगुट की स्थिति बन जाती है। यह है एक तरफ है साम्यवादी रूस है, एक तरफ है पूंजीवादी अमेरिका है और एक वहाँ के स्थानीय यह है राजनेता लोग हैं और यह गृहयुद्ध की शुरुआत हो जाती है कंबोडिया में भी। तो यहाँ जो है कुछ यह बम का प्रयोग किया गया, उसे आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। देखिए यह है अमेरिका ने रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया उत्तरी वियतनाम वाले क्षेत्रों में। नापाम नाम का यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता था जो त्वचा से चिपक जाता था और जलता रहता था। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया। तो यह रासायनिक हथियार नापाम का नाम आपको याद रखना है। उसी तरह से एक आपको याद रखना है, यह है एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज भी क्या था? यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाते थे। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इसका नाम ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में रखे जाने के कारण इसका नाम एजेंट ऑरेंज पड़ा। अमेरिका इसका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेतों आबादी क्षेत्रों पर जमकर किया। इस तरह जहर का असर आज भी नज़र आता है। जन्मजात विकलांगता एवं कैंसर के रूप में यह है वहाँ आज भी वियतनाम में देखे जा सकते हैं। तो अमेरिका किस तरह से उन क्षेत्रों में यह है लूटपाट मचाते रहा, उसी को यह कहानी के रूप में आगे बताया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन आंसर थोड़ा हम लोग जल्दी से देख लेते हैं तो आपका यह है और क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आंसर है जो है वह है हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन में आपको याद रखना है कौन कौन देश आता है, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है। यह भी याद रखना, हिंद चीन में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। इन्हीं 3 देशों को हिंद चीन क्षेत्र में शामिल किया जाता है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अभी आपको बताया अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। यह है आपको याद रखना है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली लोग थे। हिंद चीन सबसे पहले कौन पहुंचे? पुर्तगाली लोग ही पहुंचे। तो याद रखना है जैसे अपने भारत में या पुर्तगाली पहुंचा था वास्को डी गामा, उसी तरह से उन क्षेत्रों में भी पहले पुर्तगाली पहुंचे। हालांकि वहाँ कब्जा किसका रहा? तो फ्रांसीसियों का कब्जा हुआ। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो उन्हें क्या कहा जाता था? ये उन्हें कोलोन कहा जाता था। यह याद रखना, उन्हें क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। नरोत्तम सिहानूक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। तो यह याद रखना है।
द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? फान वोई चाओ ने लिखा था। फान वोई चाओ ने यह है किताब लिखा था। यह है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। यह भी याद रखना है। 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? यह हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। यह भी आपको याद रखना है। 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। आगे अगर बात करें तो किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम के लिए दोषी ठहराया था? तो यह रसेल नामक एक दार्शनिक थे जिन्होंने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया था। हिंद चीन में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय वहाँ निक्सन थे। अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। यह याद रखना है। यह है हिंद चीन क्षेत्र में वियतनाम युद्ध के समय यह है कौन थे वहाँ के राष्ट्रपति? तो निक्सन थे। हुआ आंदोलन किस तरह का था? तो एक धार्मिक क्रांतिकारी था। यह याद रखिएगा। यह एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। आगे बात करें तो 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने क्या किया था? तो अंकोर वाट मंदिर बनवाया था। अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था। यह आपको याद रखना है। तो यह हो ची मी का दूसरा नाम क्या है? हो ची मी का न्यून आई कवो के एक दूसरा नाम था। दियन फुअन युद्ध के युद्ध में यह फ्रांस की हार होती है। अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो यह जोगुन आई था। जोगुन आई यह अनामी दल के संस्थापक थे। तो यह कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर यहाँ से आप ध्यान रखते हैं तो आपका यहाँ काम हो जाएगा। यहीं से क्वेश्चन निकल करके आते रहते हैं। यह भी आपको याद रखना है। इसी को थोड़ा हम लोग अगर और देखें, यहाँ जो मार्केट में कुछ गाइड आए हुए हैं उस गाइड को ध्यान में रख कर के अगर हम लोग एक बार देख लें तो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। हम लोग 2 चैप्टर पहले पढ़ चुके। यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद पढ़ चुके हैं। उसको यहाँ दिया गया है। तो अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, उसको थोड़ा एक बार एक नज़र आप देख लीजिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हैं वह आपको एक बार में सामने दे दिया है। तो एक नज़र हम लोग दोहरा लेते हैं। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन ने जोगुन आई ने अपने अनामी दल की स्थापना की थी। तो अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जोगुन आई थे। जोगुन आई यहाँ रखिएगा। अनामी दल क्रांतिकारी जो दल था उसके संस्थापक थे। 1925 में हो ची मी ने वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया था। 1925 में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। 1498 में वास्को डी गामा भारत की खोज किया। 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी या हिंद चीन पहुंच गए थे। हुआ एक बौद्धिक धार्मिक आंदोलन था जो 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था, जिसका नेता हुआन फू सो था। यह है आपको भी याद रखना है। हुआन फू सो 1939 में बौद्धिक धार्मिक क्रांति आंदोलन का नेता था। 25 दिसंबर 1955 को लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ। सुवन फूमा के नेतृत्व में सरकार बनी। 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित किया गया। 1783 में तोकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? कोलोन कहे जाते थे। 1903 में फाई बोई चाओ ने दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी, जिसके नेता कुवांग दे थे। यह याद रखना है। हिंद चीन के अंतर्गत आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। यह आपको याद रखना है। यह है हिंद चीन में कौन कौन आता है। 4वीं शताब्दी में कम्बोज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र है। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कंबोडिया में करवाया था। फान वाई चाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिख करके हलचल पैदा कर दी थी। 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ था। 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ। यह पॉइंट याद रखना है। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय निक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति थे। रसेल जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक था ने एक अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था।
तो यह याद रखना है, वियतनाम को अनौपचारिक रूप से 1945 में आज़ादी मिल गई थी। 1975 में वियतनाम के दोनों हिस्सों को मिलाकर वियतनाम समाजवादी गणराज्य की स्थापना की गई थी 1975 में। औपचारिक रूप से 1945 में आज़ादी मिल गई और उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को मिला करके गणराज्य की घोषणा की गई 1975 में। 1974 में पेरिस शांति संधि हुआ था, इसी के तहत यह मिलाने की घोषणा हुई थी। 1930 में हो ची मिन्ह ने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। वियतनामी राष्ट्रवाद औपनिवेशिक परिस्थितियों में विकसित हुआ था। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूगन आई कोवोक था। यह क्वेश्चन ही पूछा गया है। कंबोडिया का आधुनिक नाम क्या है? कंपूचिया। कंबोडिया को किस नाम से जाना जाता है? कंपूचिया के भी नाम से जाना जाता है। तो इतने पॉइंट जो है आपको याद रखना है। फिर हम लोगों को भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है, भारत में किस तरह के, तो इसी आधार पर फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं। तो थोड़े वह हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप देख लिए जो इससे संबंधित है, या है यूनानी दक्षिण चीन राष्ट्रवाद से संबंधित हैं, उसे हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। यह है, आप देखते चलिए। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो कौन कौन देश आता है? तो उसका उत्तर सी हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। यह तीन को हिंद चीन में रखा जाता है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। यह सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसे निर्माण करवाया था। हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो यह पुर्तगाली लोग थे। हिंद चीन पहले कौन पहुँचा? तो पुर्तगाली लोग पहुँचे हैं। यह आपको दिखाई दे रहा है। अगला है, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो यह कंबोडिया के शासक थे। कंबोडिया के शासक थे नरोत्तम सिहानुक। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी थी? यह फान बोई चाओ ने लिखा था। फान बोई चाओ ने लिख करके यह है लोगों में हलचल पैदा कर दी थी, लोगों में जागरूकता पैदा कर दी थी। तो यह दोनों याद रखना है। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था? कोलून कहा जाता था। यह क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। तो यहाँ 6 तक फिर ऊपर से यह दिया है। यहाँ देखिए 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हनोई समझौता होता है। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर के अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो वह दार्शनिक थे रसेल महोदय, या रसेल थे। हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो हम लोग अभी पढ़े निक्सन थे। हुआ कैसा आंदोलन था? यह एक धार्मिक क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। यह एक क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता 1954 में हुआ था। 1954 में हुआ था। वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1975 में पूर्ण हुआ। हालांकि 1945 में अनौपचारिक रूप से इसको आज़ादी मिल गई। अगर आज़ादी पूछेगा तो 1945 में, लेकिन उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को मिला करके एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1975 में। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? या जोगियन आई थे। अनामी दल है जो क्रांतिकारी दल के रूप में काम कर रहा था। संस्थापक कौन थे? जोगियन आई थे। दियन वियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया था? तो फ्रांस हार गया था। दियन वियन युद्ध में कौन पूरी तरह से हार गया था? फ्रांस हार गया था। क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? तो कुआंग दे थे। दुई तान हुई के नेता कुआंग दे थे। आगे अगर बात करें, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो 1940 में, जब उधर जर्मनी से हार जाता है फ्रांस और एक समझौते के तहत जापान घुस जाता है हिंद चीन वाले क्षेत्रों में। तो 1940 में। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? यह 1868 में हुआ था। स्कॉलर्स विद्रोह 1868 में हुआ था। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1907 में हुआ था। टोकिन फ्री स्कूल 1907 में वियतनाम में स्थापित किया गया था। वियतनाम युद्ध की समाप्ति के किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? तो वह है निक्सन के समय हुई। उस समय कौन थे? तो निक्सन थे। कई बार क्वेश्चन आ गया है, यह क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए।
आगे हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक। हो ची मिन्ह जो वहाँ के सबसे बड़े नेता, जैसे अपने यहाँ महात्मा गांधी या बड़े नेता रहे हैं, क्रांतिकारियों में सुभाष चंद्र बोस से लेकर के या चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे लोग रहे, तो उसी तरह से हो ची मिन्ह वियतनाम के एक प्रमुख नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे। और हो ची मिन्ह का मतलब होता है पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक उन्होंने लोगों को या अपने देश की आज़ादी के लिए राष्ट्रवाद की भावना भरी थी। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1945 में हुआ था। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। कहाँ है? तो कंबोडिया में है। एकदम भी याद रखना है। 23 क्वेश्चन पर चलते हैं। लाल खमेर सेना किसकी थी? तो यह सिहानु की थी। सिहानु कंबोडिया के जो राजा थे, उनकी सेना का नाम क्या था? तो लाल खामेर था। लाल खामेर उनकी सेना का नाम था। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। या वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल फ्रांसीसियों के द्वारा पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। नियो लियो हस्कत NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो यह है पाढ़ेत लाओ की थी। पाढ़ेत लाओ की थी। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो यह है ईसाइयों के विरुद्ध हुआ था। यह है ईसाई मिशनरियाँ जो लगातार लोगों को उस्का रही थी, लोगों को ईसाई बनाने का काम कर रही थी, उन्हीं के विरुद्ध यह है आंदोलन हुआ था। तो वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? ईसाइयों के विरुद्ध हुआ था। यह ईसाइयत के विरुद्ध हुआ था। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका में वियतनाम युद्ध पहली बार भाग लिया था? तो यह कैनेडी के शासनकाल में भाग लिया था। कैनेडी के शासनकाल में और निक्सन के समय वियतनाम पूरी तरह से आज़ाद हुआ। 2 राष्ट्रपतियों के नाम आपको याद रखने हैं। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1975 में हुआ था। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को मिलाया गया था। आप याद रखिएगा, उत्तरी वियतनाम पर यह है जहाँ अमेरिका का प्रभाव था, वह है वहाँ का स्थानीय हो ची मिन्ह का प्रभाव था। तो दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका का प्रभाव था और दोनों को फिर बाद में मिला दिया गया 1975 में। हुआ आंदोलन कैसा था और उसके कौन नेता थे? तो धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था और इसके नेता हुयन फू सो थे। हुआ आंदोलन के प्रणेता हुयन फू सो थे। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? हो ची मिन्ह थे। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी हो ची मिन्ह थे। हो ची मिन्ह का मतलब क्या होता है? पथ प्रदर्शक होता है, अभी हम लोग पढ़े थे। फान चू चिन्ह किस में विश्वास रखते थे? तो यह है गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। फान चू चिन्ह जो हैं गणतंत्रात्मक व्यवस्था में विश्वास रखते थे। थोड़ा सा यह क्वेश्चन आपको 2 बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों की ज़बान पर भी नहीं चढ़ पाता है बहुत सारे नाम, तो यह आपको थोड़ा 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तब यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? तो यह जरीला नामक किया था या नापान भी किया था? तो यह है जरीला नामक, लेकिन बागान पर जरीला नामक किया था। यह और नापान जो था वह है चेहरे पर चपक जाता था, रासायनिक और जलन पैदा करता था, वह नापान था। वियतमिन्ह या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना हो ची मिन्ह ने किया था। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना हो ची मिन्ह ने किया था। पुर्तगालियों ने अपना केंद्र कहाँ बनाया था? मलक्का को बनाया था। भी याद रखना है, मलक्का को बनाया था। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना था? 1863 में बना था। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो यह है, आप जान रहे हैं, कंबोडिया लाओस वियतनाम शामिल है, यानी कि चीन शामिल नहीं है। हिंद चीन नाम है लेकिन चीन शामिल नहीं है। हिंद चीन इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसमें वियतनाम पर प्रभाव चीन का रहा और लाओस और कंबोडिया भारतीय संस्कृति से ज़्यादा प्रभावित रहे, इसीलिए नाम दे दिया गया हिंद चीन। तो यह है आपके 36 क्वेश्चन यहाँ इससे संबंधित थे जो आपको याद रखने हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं और हम लोग देख लेते हैं। 37वां क्वेश्चन जो है यह है, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? तो फ्रांस ने इंडो चाइना को फ्रांस ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। प्राचीन काल में वियतनाम किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो चीन का प्रभाव था। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? यह 1887 में हुई। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। यह हम लोग बार बार पढ़े हैं, याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन जो है लियांग कियाचो। लियांग कियाचो कौन था? तो लियांग कियाचो इसमें से कोई यह नहीं था, यह आपको याद रखना है। बाद में भारत के राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, भारत की आज़ादी कहानी पढ़ेंगे, तो यह थोड़ा सा लंबा भी हो गया, लेकिन एक बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। यहाँ से जो यहाँ से क्वेश्चन निकाल करके दिए गए, इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो आज है स्टेट के अंतर्गत, हिस्ट्री के अंतर्गत आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।